बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और ऑनलाइन स्टडीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। ओके, तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को भी पढ़ा और उसका यूज़ करके हम एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते थे। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। तो उसी पे बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले इसको हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड से बनाकर देखते हैं। ये हमें आता है, हमने बहुत पहले से किया है इसको। तो मैंने बताया था जब भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों में से छोटा है हमारा 135, तो हमने 135 से 225 को डिवाइड किया तो कोसेंट आया 1 और रिमाइंडर आया 90। देखिए रिमाइंडर तो छोटा है डिवाइजर से, तो फिर मैंने क्या किया, ये रिमाइंडर 0 भी नहीं है, तो मैंने स्टेप्स समझाए थे कि हम इस स्टेप को तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो न्यू डिवाइजर बन जाएगा और जो ओल्ड डिवाइजर होगा वो न्यू डिविडेंड बन जाएगा। तो 135 को मैंने डिविडेंड बना दिया और जो नॉन जीरो रिमाइंडर था, ये जीरो तो है नहीं, तो इसको हमने डिवाइजर बना दिया, न्यू डिवाइजर। तो फिर मैंने एक टाइम्स लगाया तो रिमाइंडर फिर आया 45। ये अगेन ये रिमाइंडर 0 नहीं है, मीन्स ये हमारा नया डिवाइजर मिल गया, और ओल्ड डिवाइजर पहले 90 था, ये हमारा नया डिविडेंड मिल गया। तो हमने फिर 45 से 90 को 2 टाइम्स लगाया और रिमाइंडर इस बार क्या आ गया 0। तो मैंने बताया था कि जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम देखें क्या कि डिवाइजर कौन सा था। तो यहाँ पे डिवाइजर कौन सा था 45, तो जिस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या आ गया 45। इसको मैंने एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख दिया है। एक स्टेप लेमा है और सारे स्टेप्स को कंबाइन कर दिया, तो हमने क्या कहा उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 एंड 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। हमने लिख लिया। देखिए किस फॉर्म में है ये हमारा था a, ये था b, ये था q, ये था r। a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। हर बार मैंने वही किया है, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। हर बार a और b चेंज हो रहे हैं और r भी चेंज हो रहा है। ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारा r 0 ना आ जाए। ओके, तो इतना भी यदि हम बना देते हैं तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, एग्जैक्टली मिल जाएंगे। ओके, बट ज्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए, यदि टॉपर्स वाले मार्क्स चाहिए तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। प्लस एक चीज का और हमें ध्यान रखना है, यदि हमारे पास समय कम है, बोर्ड में अक्सर होता है कि बच्चे के पास समय कम पड़ जाते हैं। ओके, तो हम इस स्टेप से भी बना सकते हैं, हमें मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। बट यदि आपके पास समय भी है और क्वेश्चंस के मार्क की वेटेज ज्यादा है, मतलब ज्यादा मार्क्स का यदि क्वेश्चन ये वाला आ गया, तो फिर हम इस स्टेप से उसको बनाएंगे। मीन्स सारा कुछ यही है, बट इसको मैंने एक्सप्लेन करके बनाया है। ओके, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने समझ लिया, अब इसको मैं समझा देता हूँ लैंग्वेज। To find the HCF of 135 and 225, we will follow the Euclid division algorithm. हम जानते हैं कि HCF निकालने के लिए हमें क्या फॉलो करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर यहाँ पे 225 135 से ग्रेटर है। ओके, इस मींस हम 225 में 135 से डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड किया, डिवाइड जब हमने किया था तो हमारा क्वोशिएंट क्या था 1 और रिमाइंडर क्या था 90। यहाँ मैंने लिखा है we divide 225 by 135 to get 1 as quotient and 90 as remainder। ओके, फिर इसको जब हमने लेमा के फॉर्म में लिखा ये वाला स्टेप, तो 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। सिंस द रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर है 90, रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू डिवाइजर एंड रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इस बार हम यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर अप्लाई करेंगे, पर पुराने वाले नंबर्स पे नहीं, इस बार नए वाले नंबर्स। तो हमारा नया डिवाइजर क्या होगा 135, सॉरी हमारा नया डिविडेंड क्या होगा 135 और नया डिवाइजर क्या होगा जो हमारा पुराना रिमाइंडर था यानी कि 90। तो इन दोनों में कौन बड़ा है 135,
सो 135 को हमने 90 से डिवाइड किया तो 1 मिला कोसेंट और 45 मिला रिमाइंडर। फिर देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो 45 इसको हमने लेमा के फॉर्म में पहले लिख दिया। 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके, फिर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है, मैंने लिखा है द रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो वी डिवाइड न्यू डिवाइजर 90 बाय न्यू रिमाइंडर 45। इस बार जो हमारा न्यू डिविडेंड 90 न्यू डिवाइजर हमारा क्या था 90। ओके, और उसके बाद हमारा न्यू रिमाइंडर क्या था 45। तो जो न्यू डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा और जो न्यू रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर से वही स्टेप किया, तो इस बार रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप्स, द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 45। तो यहाँ पे जो जब रिमाइंडर 0 है तो हमारा डिवाइजर क्या था 45, मीन्स हमारा HCF क्या है 45। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। ओके, इसमें हमें 196 और 38,220 की HCF कैलकुलेट करनी। ओके, तो हमने देखा कि छोटे वाले से बड़े वाले में हम डिवीजन करते हैं। हमने छोटे वाले से बड़े वाले में डिवीजन किया, बट यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे रिमाइंडर आया 186। ओके, तो अक्सर बच्चे गलती ये कर देते हैं, मैंने देखा है अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं 186 से 196 में फिर से डिवीजन लगाना शुरू कर देते हैं, बट ये तो रॉन्ग है, क्योंकि जब तक हम इस डिविडेंड की सारी डिजिट्स को यूज नहीं कर लेते हैं तब तक हम नया डिविडेंड नया डिवाइजर नहीं बनाएंगे। ओके, तब तक हम पुराने डिविडेंड और पुराने डिवाइजर को ही प्रोसीड करेंगे जब तक फाइनली सारे डिजिट्स यूज ना हो जाए और जो हमारा फाइनल रिमाइंडर आए, लास्ट रिमाइंडर सारे डिजिट्स यूज करने के बाद वो जनरली ऑलवेज इससे छोटा आएगा, और यदि वो 0 नहीं आया तब हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा नेक्स्ट डिविडेंड और डिवाइजर के लिए अप्लाई करेंगे। नहीं तो यदि रिमाइंडर 0 आ गया जैसा कि हमारे यहाँ आया है तो फिर वहीं पे प्रोसेस को रोक देंगे। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हम जब तक सारे डिजिट्स यूज नहीं कर लेते इस डिविडेंड के तब तक हम इसको डिविडेंड नया नहीं बनाएंगे। ओके, तब तक हम इसी डिवाइजर और इसी डिविडेंड से प्रोसीड करेंगे। फाइनल में जब सारे डिजिट्स यूज हो जाएंगे तब इसको हम, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तब फिर 196 को यहाँ लिख सकते हैं, और यदि नहीं 0 आ गया तो फिर जरूरत ही नहीं है। तो हमारा फाइनली डिवाइड करते करते यहाँ पे क्या आ गया 0, क्वोशिएंट क्या आया 195। तो जब रिमाइंडर 0 आया था तो हमारा डिवाइजर क्या था 196। ओके, तो यही 196 हमारा क्या हो गया HCF। ओके, तो देखिए हमने इसे जब यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखा तो इसको लिखा A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। 38,220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। ओके, इसको मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। यहाँ लिखा है मैंने कि ये वाला 38,220 ग्रेटर देन है 196 से, तो हम इसमें 196 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्वोशिएंट आया था 195 और रिमाइंडर आ गया 0। तो इसको हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख दिया, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस विल स्टॉप। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 196। आखिर 0 जो आया किस डिवाइजर के लिए आया तो 196 के लिए। तो हमारा HCF of 196 and 38,220 is 196। ओके, आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 की तरफ। इसमें हमें 255 एंड 867 का HCF कैलकुलेट करना है। तो पहले हमने नोट किया कि बड़ा कौन है 867, 255 से बड़ा है 867। तो हमने 867 में 255 से डिवाइड किया, सो we get 3 as quotient and 102 as remainder। जब हमने बड़े वाले नंबर में छोटे से डिवाइड किया तो हमें 3 क्वोशिएंट मिला और 102 रिमाइंडर मिला। तो इसको हमने लेमा के फॉर्म में लिख लिया
867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, सिंस द रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, तो हमने फिर से अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे, डिवाइजर और रिमाइंडर। अब देखिए डिवाइजर और रिमाइंडर में से दोनों में से बड़ा कौन है, ऑफ कोर्स डिवाइजर ही होगा, ऑब्वियसली डिवाइजर बड़ा ही होता है। ओके, तो हमने 102 से 255 में डिवाइड किया, मींस रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड किया। तो बाय डिवाइडिंग 255 बाय 102 वी गेट 2 एज कोसेंट एंड 51 एज रिमाइंडर। जब हमने 255 को 102 से डिवाइड किया तो वी गॉट 2 एज कोसेंट एंड 51 एज रिमाइंडर। इसको फिर से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख लिया, 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। ओके, नाउ अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे न्यू डिवाइजर और न्यू रिमाइंडर पे। न्यू डिवाइजर और न्यू रिमाइंडर मतलब पहले हमारा डिवाइजर 255 था और रिमाइंडर 102 था। जब हमने 102 से 255 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 51। अब हमारा नया डिवाइजर 102 हो गया था और रिमाइंडर हो गया था 51। तो न्यू डिवाइजर में फिर हम न्यू रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, मींस 102 में 51 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा इस बार कोसेंट आया 2 और रिमाइंडर क्या आ गया 0, मींस जैसे ही हमारा रिमाइंडर आया हमने देखा डिवाइजर को, द डिवाइजर इज 51, सो 51 इज द HCF। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारा न्यू डिवाइजर 102 और न्यू रिमाइंडर 51। तो हमने इस पे जब लेमा को अप्लाई किया तो बड़ा ये है, बड़ा में छोटा से मैंने बड़े वाले में छोटे से डिवाइड किया। ओके, तो हमारा कोसेंट आया 2 और रिमाइंडर आया 0। नाउ द रिमाइंडर इज 0, सो आवर प्रोसेस स्टॉप्स। हमारा रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा एंड द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 51। जब रिमाइंडर 0 आया था तो डिवाइजर क्या था 51, तो हमारा HCF क्या हो गया 51। इसको मैंने इधर एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख दिया है, ये शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे बना सकते हैं और इधर लैंग्वेज के साथ बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज सम इंटीजर, q कोई भी इंटीजर होगा। तो इससे पहले थोड़ी सी बेसिक्स की हम रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कोई नंबर a है, इसे हमने b से डिवाइड किया, q टाइम्स लगाया, कोसेंट हमारा q है, डिवाइजर b है। तो हमने a को b से q टाइम्स लगाया तो हमारा bq मिला हमें, फिर a से bq सब्ट्रैक्ट करने पे मान लिया हमें रिमाइंडर मिला r। तो यहां से हम देख सकते हैं a माइनस bq इक्वल टू r। हमने bq को उस साइड लिख दिया तो a इक्वल टू मिल गया क्या हमें bq प्लस r। तो यही हमारा लेमा था। तो अब इस लेमा के RHS को इसके RHS से कंपेयर, इससे कंपेयर करते हैं। ओके, इस लेमा के RHS को हम इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं b क्या था हमारा डिवाइजर, और इन दोनों को मिलाने पे हमें डिवाइजर यहां पे क्या मिलता है 6, मींस कि हमारा कोई नंबर होगा वो 6 से उसको डिवाइड करने पे इस तरह का कोई फॉर्म आएगा। तो हमने माना कि कोई नंबर n है, हमें नंबर वो अभी पता नहीं है, उसको जब हमने 6 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट को q ही रहने दिया, तो हमें क्या मिला 6q। जब हमने n में से 6q को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला रिमाइंडर r। तो फिर यहां से हम लिख सकते हैं n माइनस 6q इक्वल टू r। तो यहां से n इक्वल टू क्या मिला 6q प्लस r। तो बस अब मैंने उसी चीज को यहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा। लेट n बी एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर, जो हमें नंबर चाहिए वो मान लिया n है, उसको जब हमने 6 से डिवाइड किया तो हमें कोसेंट q मिला और रिमाइंडर r मिला, यहाँ मैंने किया है। तो
उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 6q प्लस आर, n इक्वल टू 6q प्लस आर। जब किसी नंबर n को हम 6 से डिवाइड करते हैं q टाइम्स और रिमाइंडर r मिलता है तो हम उसको n इक्वल टू 6q प्लस आर लिख सकते हैं। अब ये जो रिमाइंडर होगा हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने पहले भी पढ़ा था, ये जो रिमाइंडर r होगा एक होल नंबर होगा और 6 से छोटा होगा। r क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी कि एक होल नंबर होगा। तो 6 से छोटा कौन कौन सा होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5। 6 के इक्वल नहीं हो सकता रिमाइंडर, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो r एक होल नंबर है और वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो हमारे डिवाइजर से छोटे ये सारे होल नंबर्स हैं। तो हमारे पास कितनी केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ r की जगह कुछ भी हो सकता है। हमने सारे केसेस को लिख लिया। पहली बार में हमने केस 1 में r की जगह 0 पुट किया तो हमें क्या मिला, 6q प्लस 0 मीन्स 6q। अच्छा अब देखिए हमें शो क्या करना है, ऑड और इवन। तो हम जानते थे कि 2 इंटू एनी इंटीजर इज इवन एंड 2 इंटू एनी इंटीजर क्या मिलेगा हमें, इवन। अब प्लस 1 जो कि एक ऑड है, इवन प्लस ऑड हमें क्या मिलेगा, ऑड। यानी कि इवन इंटीजर को 2k के फॉर्म में लिखते हैं हम और ऑड इंटीजर को 2k प्लस 1 के फॉर्म में, वेयर k इज एलिमेंट ऑफ z मींस k इज एन इंटीजर, k यदि कोई भी इंटीजर है। अच्छा अब हमने 8th क्लास में पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, उसे भी मैं समझा दूं ताकि इसमें यूज आएगा। जब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो हमें इंटीजर मिलता है वो श्योर या डेफिनेटली इंटीजर ही मिलता है। फिर दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो जो नया नंबर मिलेगा वो भी इंटीजर ही मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। बट यदि दो इंटीजर की डिवीजन करें तो हमें कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर ही मिलेगा। ओके, फ्रैक्शन ऐसा मिलेगा जो कटेगा नहीं, पूरा इंटीजर नहीं होगा। तो इन तीनों के लिए एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, जब भी हम दो इंटीजर्स के बीच में ये तीनों में से कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमें इंटीजर मिलता है, उसी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये इंटीजर्स के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए किसी पे भी अप्लाई करके हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे केस 1 हमने लिया था n इक्वल टू, तो हमारा मेन एम होगा n को 2 इंटू k के फॉर्म में लिख देना, या इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो इस फॉर्म में लिख देना 2k प्लस 1 के फॉर्म में। जब हम 2k के फॉर्म में लिखेंगे तो वो नंबर क्या होगा, इवन, और 2k प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो नंबर क्या होगा, ऑड। तो 6q में से 2 कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल, तो इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 3q। अच्छा ये q एक इंटीजर था, 3 भी एक इंटीजर है। जब हमने दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो जो नया इंटीजर मिलेगा, जो नया नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, इंटीजर। तो 3q की जगह हमने k लिख दिया, वेयर k इक्वल टू 3q एंड इट इज एन इंटीजर। तो इसको हमने 2k के फॉर्म में लिख दिया, मींस ये कौन सा नंबर था, इवन। ओके, अब अगला केस देखते हैं, व्हेन r इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 6q प्लस r की जगह हमने क्या लिखा, 1। तो देखिए 1 तो 2 से छोटा है, इसमें से 2 कॉमन निकल नहीं सकता है, तो हमने सिर्फ इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 लिया। तो 2 लेने पे, कॉमन लेने का मतलब डिवीजन करना, 2 से 6q में डिवाइड किया तो कितना मिला, 3q। तो यहाँ मिल गया 3q। 2 इंटू, फिर 3q की जगह हम क्या लिख देंगे, k, वेयर k इज एन इंटीजर। एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से गुना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है q इज सम इंटीजर, 3 भी इंटीजर है। जब दो इंटीजर्स को गुना करेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा, वो भी क्या होगा, इंटीजर। तो हमने 3q की जगह k लिख दिया जो कि एक इंटीजर है। तो 2 इंटू k प्लस 1, देखिए तो 2 इंटू k प्लस 1 क्या था, ऑड नंबर था। तो ये जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑड। k की जगह मैंने क्या लिख दिया, सॉरी 3q की जगह मैंने क्या लिख दिया, k। फिर जब r की जगह हमने 2 पुट किया तो देखिए दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमने 2 कॉमन लिया, और कॉमन लेने का मतलब डिवीजन करना। तो 6q में डिवाइड किया 2 से तो मिला 3q, यहाँ 2 में डिवाइड किया 2 से तो मिला 1। 2 इंटीजर इनटू इंटीजर, एक मिलेगा इंटीजर। अच्छा उस इंटीजर में फिर से मैंने एक 1 भी एक इंटीजर है, इंटीजर ऐड किया तो फिर क्या मिलेगा, इंटीजर। यानी कि इंटीजर इनटू इंटीजर, इंटीजर प्लस 1 मींस प्लस इंटीजर, इट विल गिव एन इंटीजर। तो इसको भी हम k लिख सकते हैं। इस बार k की जगह क्या है, 3q प्लस 1 की जगह k लिख दिया, क्योंकि ये तो इंटीजर का एडिशन और सॉरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या देगा, एक इंटीजर ही देगा। तो यहाँ पे फिर से हमने इसको 2k के फॉर्म में लिख दिया। तो 2 इंटू एनी इंटीजर इट विल बी एन इवन नंबर। फिर देखते हैं जब r इक्वल टू 3 होगा।
अब देखिए 3 तो 2 से बड़ा है, 2 से डिविजिबल नहीं है बट बड़ा तो है, तो इसको हम 2 के मल्टीपल में तोड़ देंगे। तो 2 का मल्टीपल इसमें क्या मिला 2 प्लस 1। अब देखिए इन दोनों में से 2 तो कॉमन ले नहीं सकते, डायरेक्ट इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, बट उसका कोई यूज हमें नहीं है क्योंकि यहाँ 2k के फॉर्म में लिखना है 2k प्लस 1 के फॉर्म में, तो 3 कॉमन लेने से हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, इस 3 को 2 और 1 में ब्रेक कर दिया। 2 में ही क्यों, क्योंकि हमको 2 कॉमन लेना था। ओके, या 2 के कोई भी मल्टीपल आगे बड़े नंबर्स और आएंगे तो 2 के मल्टीपल्स में करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल 3 तो 2 का एक बार में ही लग जाता है, 2 प्लस 1। इतना दूर से 2 कॉमन लिया तो ये मिलेगा 3q, और 2 से 2 में डिवाइड किया तो 1, और ये 1 साइड में था। अब देखिए फिर इंटीजर मिलेगा हमें, तो इसके लिए हम k लिख सकते हैं, तो 2k प्लस 1 where k is an integer and it is equal to 3q plus 1। देखिए क्या नंबर मिल गया, 2k plus 1 किस फॉर्म में होगा, ऑड। फिर r इक्वल टू 4 करते हैं, हमें कॉमन क्या लेना था 2, देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है बिल्कुल, तो हमने 2 निकाल दिया, 2 3 = 6 मींस 3q, और 2 2 = 4 यहाँ 2। फिर देखिए इंटीजर इनटू इंटीजर प्लस इंटीजर क्या मिलेगा, इंटीजर हमने क्या लिख दिया k where k is an integer। फिर देखिए किस फॉर्म में आ गया 2 into k, इट इज एन इवन नंबर। ओके, फिर r इक्वल टू जब 5 रखा तो अभी मैंने बताया था इसमें से कुछ कॉमन अब 2 नहीं निकल सकता है, तो क्या करते हैं इसको 2 के मल्टीपल प्लस एनी अदर इंटीजर में लिख देंगे। तो 2 का मल्टीपल 2 2 = 4 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से तो 2 कॉमन आ सकता है, हमने 2 कॉमन लिया, प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 into 3q plus 2 मिला प्लस 1। तो फिर से देखिए इंटीजर इनटू इंटीजर प्लस इंटीजर क्या मिलेगा, इंटीजर, इसके जगह हमने क्या लिख दिया k, तो 2k plus 1, ये कौन सा फॉर्म है, ऑड। अब देखिए हमारे ऑड किस किस केसेस में आए, when n equal to 6q plus 1, when n equal to 6q plus 3 and when n equal to 6q plus 5। तो हमने कंक्लूजन में लिख दिया कि n कब कब ऑड है, when it is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। हमें यही प्रूव करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि हमें इसमें सिर्फ HCF कैलकुलेट करना है। ओके, तो समझते हैं क्यों। An army contingent of 616 members, कोई आर्मी का एक ग्रुप है, उसमें कितने मेंबर्स हैं 616, and they have to march behind an army band of 32 members in a parade। तो किसी परेड में ये 616 मेंबर्स को बैंड वालों में 32 मेंबर्स के पीछे चलना है। ओके, तो कोई हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितने कॉलम्स में चला जाए कि सारे बैंड वाले आगे कवर कर लें पीछे कॉन्टिंजेंट मेंबर्स को। तो आपको पता है कि आर्मी वाले डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ना किसी कॉलम में ज़्यादा होने चाहिए ना किसी रो में। तो और मैक्सिमम नंबर यहाँ पूछ रहा है, तो हमें कुछ ऐसा अरेंज करना होगा, इस तरीके से उन्हें अरेंज करना होगा कि हमारे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स भी हो जाएं और सारे एक दूसरे के पीछे भी आ जाएं, सारे बैंड वाले के पीछे कौन से आ जाएं, कॉन्टिंजेंट मेंबर्स आ जाएं। तो मैक्सिमम नंबर के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाईएस्ट HCF। ओके, क्यों, क्योंकि नंबर को ऐसा होना चाहिए जो 616 एज वेल एज 32 दोनों को डिवाइड कर दे, तभी तो हम सेम तरीके से अरेंज कर पाएंगे। कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, और उसी नंबर को हम बोलते हैं वो मैक्सिमम वाला हाईएस्ट वाला नंबर, और उसी हाईएस्ट नंबर को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस कि हमें यहाँ 616 और 32 का HCF कैलकुलेट करना है। तो मैंने 616 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 है 3 टाइम्स, तो 2 to the power 3, एक 7 और एक 11। यहाँ पे 32 को जब हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स। अब HCF का रूल होता है कि जो दोनों में कॉमन हो वही सिर्फ लिखाता है, और कॉमन के साथ साथ कम वाला पावर, जिसका पावर कम हो। तो यहाँ पे दोनों में से पावर किसकी कम है, 2 to the power 3। देखिए कॉमन तो ये दोनों सिर्फ 2, 7 11 तो है नहीं इस सेकंड वाले में, दोनों में कॉमन है 2, और पावर किसका कम है, ये वाले 616 में 2 to the power 3। तो हमारा HCF यही हो गया, जो कॉमन हो और जिसका पावर कम हो। तो 2 to the power 3 equal to 8। तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 8। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये रिजेंबल करता है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पे
हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, यहाँ नोट कीजिए, यहाँ नंबर नहीं उसका स्क्वायर करना है, को 3m और 3m+1 के फॉर्म में शो करके दिखाना है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे डिवाइजर किस फॉर्म में 3 है, तो हमने एक नंबर n माना और उसको 3 से डिवाइड किया। लेट क्वोशिएंट बी q एंड रिमाइंडर बी r। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लिख सकते हैं नंबर n इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस r, और हम जानते हैं जो r होगा वो एक होल नंबर होगा 3 से छोटा, तो 3 से छोटा होल नंबर कौन कौन सा है, 0, 1 एंड 2। यहाँ पे हमें उस n को माना था आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर, आर्बिट्ररी मींस माना हुआ, n कोई भी माना हुआ एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब उसको हमने स्क्वायर किया तो बोथ साइड से स्क्वायर करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिला, a² प्लस 2ab प्लस b², तो हमारा एक्सप्रेशन ये आ गया। मींस अब इसी एक्सप्रेशन को हमें शो करना है, या तो ये इस फॉर्म में होगा या तो ये इस फॉर्म में होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास कितने केसेस बनेंगे, 1, 2 और 3, उतने ही केसेस बनते हैं जितने रिमाइंडर हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। तो हमारे पास डिवाइजर 3 था, तो रिमाइंडर 3 से छोटा होल नंबर चाहिए, यानी कि 0, 1 और 2, यानी कि 3 रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं, यानी कि केसेस भी 3 हैं। तो हमने n स्क्वायर, क्योंकि हमें n से अब इस बार कोई मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने n की जगह किसको देखा, n स्क्वायर को। तो n स्क्वायर में जब हमने r की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी 0, 0 का स्क्वायर 0, तो सिर्फ बच जाएगा क्या, 9q स्क्वायर, बाकी r वाले टर्म सब क्या हो गए 0, तो हमें मिला 9q²। क्या इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q², तो 3। अब देखिए हमारा आंसर या तो 3m के फॉर्म में होना चाहिए या तो 3m+1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2k या 2k+1 के फॉर्म में दिखाना था, तो हम हर बार कितना कॉमन ले रहे थे, 2। इस बार हमें कितना कॉमन लेने की कोशिश करनी है, 3, तो यहाँ से हमने 3 ही कॉमन लिया। जो बच गया तो मैंने आपको बताया था q कोई इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इंटू फिर कोई इंटीजर, ये क्या मिलेगा, इंटीजर। मान लिया ये इंटीजर क्या है, m, मैंने माना कि जो 3q² इंटीजर का स्क्वायर इंटू 3 एक इंटीजर मिलेगा, उसको किसके इक्वल मान लिया, m, तो क्या इसकी जगह हम इनपुट कर सकते हैं, 3 इंटू m हमने लिख दिया। चलो इस फॉर्म में आ गया हमारा। अब सेकंड केस में r इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 1, तो 9q², 6 इंटू q इंटू r की जगह लिखेंगे 1, फिर यहाँ r का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, हमें मिल गया 9q² 6q प्लस 1। अब देखिए ये तो 3 से छोटा है, इसमें से हम 3 कॉमन नहीं ले सकते, बट इन दोनों में से बिल्कुल ले सकते हैं, तो हमने लिया। इससे जब 3 कॉमन लिया तो 3 से डिवाइड करने पे बचा क्या, 3q², जब इससे 3 कॉमन लिया तो 3 से डिवाइड करने पे बचा क्या, 2q। अब देखिए इंटीजर का स्क्वायर इंटू सम इंटीजर प्लस 2 इंटू सम इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स के एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, और हमने देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंटीजर्स के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन तीनों हमें इंटीजर ही देंगे, मींस ये जो मिलेगा वो क्या होगा, इंटीजर। तो इसका जगह फिर हमने इंटीजर लिख दिया m। आप कह रहे हैं सर कभी m इक्वल टू 3q², कभी m इक्वल टू 3q² प्लस 2q, तो बस हमें इतना शो करना है कि m एक इंटीजर है, चाहे वो इंटीजर कोई भी हो। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा 3 और इसके जगह हम, ये इंटीजर है तो इसके जगह हमने क्या लिख दिया, m, तो 3 इंटू m+1 के फॉर्म में आ गया। ओके, फिर हमारा थर्ड केस यानी कि लास्ट केस, r इक्वल टू 2 जब हमने पुट किया तो सिंपलीफाई r की जगह हर जगह हमने इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में r इक्वल टू 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा, तो हमारा आ गया 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, बट ये 4 3 से ज्यादा है, तो पिछले केस में हमने 2 के मल्टीपल पे ब्रेक किया था, इस बार हम इसको 3 के मल्टीपल प्लस कोई नंबर लिखेंगे, तो 3 से डिवाइड करने पे आएगा 3 और 1। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन हो सकता है, सब में से हमने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ 3 3 जा 9, तो 3q², 3 4 जा 12, तो 4q, और 3 1 जा 3। अब देखिए फिर इंटीजर का स्क्वायर इंटू इंटीजर, इंटीजर इंटू 4 प्लस अनदर इंटीजर, सभी को जोड़ करके या कैलकुलेशन करके हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू इंटीजर। तो इंटीजर को तो हम m लिख ही सकते थे,
तो इसको हमने m लिख दिया। तो क्या वैल्यू है 3 इंटू एम प्लस 1, वेयर m इक्वल टू m पे हमने इसकी जगह m लिखा था। ओके, तो देखिए जब भी हमने स्क्वायर किया किसी नंबर को तो वो या तो 3m के फॉर्म में आया, या तो 3m प्लस 1, या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया। तो हमारा कंक्लूजन यही निकला, वी कैन सी दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। सो वी हैव प्रूव्ड दिस। ओके, अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन, मींस क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को शो करना है 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में, वेयर m इज एन इंटीजर। तो हमने मान लिया कि कोई नंबर n है, ओके, उसे 3 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट q था और रिमाइंडर r मिला, तो हमें n इक्वल टू 3q प्लस r आया। बट आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो इस फॉर्म को देखने से लगता है कि डिवाइजर कितना होना चाहिए 9, तो आपने डिवाइड 3 से क्यों किया? ओके, अक्सर ये बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं पढ़ाते वक्त, तो मैं क्लियर करूं कि यहाँ पे हमने किया क्या है, क्यूब। तो चलो 9 की क्यूब करते हैं 729। इसमें से यदि हम 9 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 9 इंटू 81। ऑफ कोर्स हम इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं। फिर 3 की क्यूब करते हैं तो हमें मिलेगा 27। इसमें से भी हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 इंटू 3। अब यदि हमने डिवाइजर को 9 लिया होता, 9q प्लस r, बिल्कुल आंसर उससे भी आया था, बिल्कुल सही आंसर आता। बट देखिए यहाँ डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर्स कितने हैं, 3, तो हमें केसेस कितने बने, 3। बट यहाँ यदि डिवाइजर 9 होता तो रिमाइंडर भी 9 होते और केसेस भी 9 होते, तो हमारा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। ऑफ कोर्स वो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट होता, बट सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। तो हमने एक ऐसा ऑप्शन सोचा, हमें शो करना क्या है हर बार 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, मीन्स हर बार 9 कॉमन लेने की कोशिश करनी है। तो वो तो 3 क्यूब से भी हो सकता है, पॉसिबल है, 9 क्यूब से तो है ही, बट क्या 3 का क्यूब करने पे हमें 9 कॉमन नहीं मिल जाता? तो इसीलिए हमने 3 को सिलेक्ट किया। आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, किसी क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ 3 से डिवाइड किया, हमारे 3 तरह के रिमाइंडर्स आए। फिर हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्यूब करना है, तो हमने क्यूब कर दिया। क्यूब करने के बाद हमारा ये एक्सप्रेशन मिला, हमने इसे अरेंज कर लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जहां जहां a है हमने वहां 3q रखा, और जहां जहां b है वहां हमने r रखा। फाइनली लास्ट में मैंने सब 27 9 वाले मल्टीपल्स के जो भी कोफिशिएंट थे उनको एक साथ रखा और rq को लास्ट में लिख दिया। अब एक और कंफ्यूजन बच्चों के बीच में रहता है कि सर यहाँ पे हम प्रूव करना है m और हमने लिया q। तो मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल फॉर्म में आंसर लाना होता, सिर्फ नंबर के साथ ही कुछ शो करना होता, ओरिजिनल नंबर के साथ। तो यदि यहाँ q होता तो हम q लेते, यहाँ m होता तो m लेते। बट यहाँ हमें ओरिजिनल नंबर के साथ कुछ भी प्रूव नहीं करना है, यहाँ हमें नंबर का क्यूब करना है। पिछले केस में नंबर का स्क्वायर करना था। जब ऐसा कुछ करना हो तो पहले आंसर वाला वेरिएबल नहीं लेते हैं, पहले कोई और वेरिएबल लेते हैं। ओके, और जब हम फाइनल आंसर की ओर बढ़ेंगे तब आंसर वाला वेरिएबल पुट करेंगे सेकंड स्टेप में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रूव करना है m, बट क्या क्यूब करने के बाद, तो हमने m की जगह यहाँ पे क्या लिया, क्यूब। जब क्यूब करेंगे तब फाइनल हम m पुट करेंगे इंटीजर की जगह। ओके, तो हमने n क्यू कर लिया। अब हमारे केसेस 3 हैं, तो पहले r की जगह 1 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, फिर r की जगह 0 रखेंगे, फिर r की जगह 1 रखेंगे, फिर r की जगह 2 रखेंगे। तो केस फर्स्ट, जब हमने r की जगह 0 रखा तो सारे r वाले टर्म 0 बन गए, मींस बचा क्या, सिर्फ 27 क्यू। हमारा एम क्या था, 9 कॉमन लेना, जितना भी जिसमें से भी निकल पाए। तो इसमें से 9 ऑफ कोर्स कॉमन निकल सकता है, 9 इंटू 3 इंटू क्यू का क्यूब, तो 9 इंटू समथिंग, इंटीजर का क्यूब इंटू इंटीजर, ये क्या मिल गया, इंटीजर। अब हम इसकी जगह m लिख सकते हैं जो कि हमारा आंसर से मैच करेगा। तो हमने इसको लिख दिया 9 इंटू m, वेयर m इज 3q एंड इंटीजर।
फिर जब हमने r की जगह 1 रखा इस एक्सप्रेशन में तो ये 27q² आ जाएगा, ये 9q और ये 1, तो वही चीज यहाँ पे मिल गया हमें वैल्यू पुट करने पे। अब देखिए 1 तो छोटा है 9 से, इसमें से 9 कॉमन नहीं निकल सकता, लेकिन बाकी सारे में से तो 9 निकल सकता है। हमने बाकी सारे में से 9 कॉमन लिया, ठीक, और ये 1 लास्ट में बच गया। जितना में से कॉमन लिया उसको एक ब्रैकेट में रखा और एक को बाहर रखा ब्रैकेट से, क्योंकि एक में से हमने कुछ कॉमन ही नहीं लिया। तो अब देखिए फिर से 9 इंटू समथिंग, ये सारे इंटेजर्स हैं, इंटेजर्स के जितने भी ऑपरेशंस होंगे डिवीजन के अलावा, स्क्वायर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है, और सब्ट्रैक्शन, तो वो क्या मिलेंगे इंटेजर। तो 9 इंटू एनी इंटेजर प्लस 1। फिर हमने कोई इंटेजर को, हम किसी भी इंटेजर को m से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एन इंटेजर, यहाँ पे लिखा है m एलिमेंट ऑफ z, दोनों एक ही चीज है बट लिखने का तरीका अलग है। आप ये फॉलो कर सकते हैं, चाहे ये फॉलो कर सकते हैं। m इज एलिमेंट ऑफ z, m एक तरह का क्या है इंटीजर है, तो हमने इसकी जगह m लिख दिया 9m प्लस 1, ओके, वेर m इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन। फिर केस थर्ड में r इक्वल टू हमने पुट किया 2, तो यहाँ पे हर जगह r की जगह 2 लिखने पे हमारा ये आया वैल्यू। अब देखिए इन सभी में से 9 कॉमन ले सकते हैं, बट 8 तो अभी भी 9 से छोटा है, मींस 8 को बाहर रहने देंगे, बाकी सारे में से 9 कॉमन ले लेंगे। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन आया ये भी इंटीजर है, तो 9 इंटू m प्लस 8, where m इक्वल टू 3qq प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, एंड m इज एन एलिमेंट ऑफ z, यानी कि m एक इंटीजर है। तो इस तरह से देखिए हमारा जब हमने किसी नंबर का क्यूब किया तो हमें क्या क्या मिला, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो इस तरह से क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये हमारा कंक्लूजन निकल गया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज तो एक्सरसाइज हमने 1.1 खत्म कर लिया, बट इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।